नमस्कार फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नोरसेट 06 और नोरसेट एमसीक्यू बूस्टर क्लास के बारे में। तो बता दूं दोस्तों, ये जो क्लास रहेगी वो स्पेशली नोरसेट 06 के प्रिपरेशन को लेकर रहेगी और इस क्लास में आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिटिक थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, साथ साथ में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है या कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो बात करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस इस क्लास में से सही हो रहे हैं। Here is our first question. Cardiac telemetry show that a client who is up to the bathroom has converted from normal sinus rhythm with a rate of 72 beat per minute to arterial fibrillation with a ventricular response rate 100 beat per minute. In what order from the first to last should the nurse perform these intervention? ऑल ऑप्शन मस्ट बी यूज। तो दोस्तों बता दूं, ये क्वेश्चंस, इसमें हमें एक ऑप्शन को चूज नहीं करना है, सारे ऑप्शन को चूज करना है। लेकिन चूज करने का जो तरीका रहेगा वो प्रायोरिटी बेस्ड रहेगा। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि एक पेशेंट है जो कि बाथरूम में नॉर्मल साइनस रिदम से 72 बीट पर मिनट से उसको आर्टेरियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर रेट बढ़ गई थी जो कि हो गई थी 100 बीट पर मिनट। एज नर्स हमारा जो सबसे पहले इंटरवेंशन क्या रहेगा ऐसी कंडीशंस में? तो ऑप्शन फर्स्ट है assess the vital sign, ऑप्शन सेकंड है assist the client to the bed, ऑप्शन थर्ड है initial intravenous assess और ऑप्शन थर्ड है obtain a state 12 lead ECG। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट नर्स हमारा एक्शन रहेगा वो रहेगा कि असिस्ट करवाएंगे हम सबसे पहले पेशेंट को। ऑप्शन फर्स्ट असिस्ट करवाएंगे, देन हम उसका वाइटल साइन लेंगे पेशेंट के। वाइटल साइन लेने के बाद में पेशेंट की एक स्टेट 12 लीड ईसीजी हम करेंगे और ईसीजी करने के बाद में इनिशिएट करेंगे इंट्रावेनस एसेस। पेशेंट की जो आईवी लाइन है वो सिक्योर करेंगे। तो दैट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेटोप्रोलोल इज एडेड टू द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी फॉर डायबिटीज female diagnosed with a stage 2 hypertension who has been initially treated with furosemide and ramipril. The nurse should evaluate the clients for which expected therapeutic effect. तो दोस्तों, एक पेशेंट है डायबिटीज की और उसके हाइपरटेंशन भी हमें स्टेज 2 हाइपरटेंशन है और इनिशियली ट्रीटेड विथ furosemide और ramipril। फिर अब उसको शिफ्ट कर दिया गया मेटोप्रोलोल पे। तो मेटोप्रोलोल के जो थेरेप्यूटिक एक्सपेक्टेड इफेक्ट है हमें वो क्या देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है डिक्रीज इन हार्ट रेट, ऑप्शन सेकंड है लेसनिंग ऑफ फिटिग्यू, ऑप्शन थर्ड है इंप्रूवमेंट इन ब्लड शुगर लेवल, ऑप्शन फोर है इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट। तो दोस्तों, मेटोप्रोलोल क्या है? मेटोप्रोलोल इज ए बीटा ब्लॉकर ड्रग है। बीटा ब्लॉकर ड्रग मीन्स ये जो हार्ट रेट है उसको कम कर देगी, साथ साथ में जो आफ्टर लोड है उसको भी कम कर देगी। ठीक है, तो हार्ट रेट को कम कर देगी। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर, डिक्रीज हार्ट रेट, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फैटिग्यू में से मेटोप्रोलोल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंप्रूवमेंट इन ब्लड शुगर लेवल से भी कोई मेटोप्रोलोल ऐसे कोई रिसर्च है नहीं कि मेटोप्रोलोल शुगर लेवल को बढ़ाती है या इंप्रूव करती है। इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट ये भी कोई इररिलेवेंट है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट इज टेकिंग क्लोनिडीन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। The nurse should teach the client about which common adverse effect of this drug। तो दोस्तों बता दूं, क्लोनिडीन एक सेंट्रल एड्रेनर्जिक ब्लॉकर हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि हम हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में देते हैं। लेकिन उसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, ड्राई माउथ, ऑप्शन सेकेंड हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन थर्ड इम्पोटेंस, ऑप्शन फोर्थ पेनक्रेटाइटिस, ऑप्शन फिफ्थ स्लीप डिस्टर्बेंस। तो दोस्तों बता दूं, जो क्लोनिडीन के जो साइड इफेक्ट है या एडवर्स इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं ड्राई माउथ के साथ साथ हमें देखने को मिलता है इम्पोटेंस के साथ साथ हमें एक और साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये हमें कॉमनली जो क्लोनिडीन ड्रग ले रहे हैं उनमें हमें 3 सिम्टम देखने को मिलते हैं या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ड्राई माउथ, इम्पोटेंस और
स्लीप डिस्टर्बेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड इज ऑप्शन करेक्ट और फिफ्थ इज करेक्ट। तो दोस्तों पेनक्रेटाइटिस का कोई रिलेशंस नहीं है क्लोनिडीन से, क्लोनिडीन पेनक्रेटाइटिस कोज नहीं करती है और हाइपरकैलेमिया भी कोज नहीं करती है। तो ऑप्शन इज 1, 3, 5 इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट विद हाइपरटेंशन अबाउट टेकिंग एटेनोलोल, व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू। तो दोस्तों एक पेशेंट हाइपरटेंशन का है जो कि एटेनोलोल ड्रग ले रहा है, हमें एज ए नर्स क्या टीचिंग उस क्लाइंट को देनी है, क्या क्या इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को। तो ऑप्शन फर्स्ट है अवॉइड सडन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग, ऑप्शन सेकंड मॉनिटर द ब्लड प्रेशर एनुअली, ऑप्शन थर्ड फॉलो ए 2 ग्राम सोडियम डाइट, ऑप्शन फोर्थ डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन इफ सीवियर हेडेक डेवलप। तो दोस्तों जो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्ट करते हैं पेशेंट को वो एटेनोलोल जो पेशेंट ले रहा है हम उसको बोलते हैं कि अवॉइड सडन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ड्रग, हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। तो बता दूं दोस्तों रेस्ट आर द इनकरेक्ट क्यों आंसर है उनके बारे में। मॉनिटर ब्लड प्रेशर एटेनोल अगर पेशेंट ले रहा है तो एनुअली हमें ब्लड हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं करना चाहिए, मोर फ्रीक्वेंटली हमें मॉनिटर करना चाहिए, मंथली या एवरी सेकेंड मंथली ऐसे हमें मॉनिटर करना चाहिए, ना कि एनुअली। फिर बात करते हैं दोस्तों हाइपरटेंशन में सोडियम डाइट हम थोड़ी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसका एटेनोलोल के साथ अगर 2 ग्राम सोडियम ले रहे हैं तो इसका भी कोई रेलिवेंस नहीं है। डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन इफ सीवियर हेडेक डेवलप। तो दोस्तों अगर पेशेंट हाइपरटेंशन का और सीवियर हेडेक डेवलप हो रहा है तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जाके वापस कंसल्ट करनी चाहिए और जो ट्रीटमेंट है वो चेंज करवाना चाहिए। क्या पता वो जो हेडेक है वो हाइपरटेंशन की वजह से हो या हाइपरटेंशन एक ड्रग से कंट्रोल नहीं हो, उसको लेकर भी हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से विजिट कर लेनी चाहिए। तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट हु हैज़ डायबिटीज इज टेकिंग मेटोप्रोलोल फॉर हाइपरटेंशन, व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू, सेलेक्ट ऑल द अप्लाई। तो दोस्तों एक पेशेंट है डायबिटीज़ का है, टेकिंग मेटोप्रोलोल फॉर हाइपरटेंशन, व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी क्लाइंट टू, क्या क्या आपको करना है ड्यूरिंग मेटोप्रोलोल आप ड्रग ले रहे हो। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है टेक द टेबलेट विथ फूड एट द सेम टाइम ईच डे, डू नॉट क्रश और च्यू द टेबलेट्स, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ पल्स इज 82 बीट पर मिनट, have a blood glucose level drawn every 6 to 12 month therapy, use an appropriate decongestant if needed, report any fainting spell to the SCP। तो दोस्तों बता दूं इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, हमें टेबलेट को हमेशा सेम टाइम लेनी चाहिए, वो भी फूड के साथ लेनी चाहिए अगर किसी पेशेंट की मेटोप्रोलोल चल रही है तो। वैसे जो टेबलेट है उसको क्रश नहीं करते हैं क्योंकि जो मेटोप्रोलोल है काफ़ी टेबलेटें एक्सटेंडेड रिलीज या सस्टेन रिलीज वाली टेबलेटें आती हैं जो कि धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं मेटोप्रोलोल उनमें से, तो हमें कभी भी मेटोप्रोलोल टेबलेट को क्रश नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ पल्स इज 82 पर बीट मिनट। तो दोस्तों बता दूं हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमें तब नोटिफाई करना चाहिए जब पल्स लेस देन 50 बीट पर मिनट हो, तब 82 बीट मीन्स इज नॉर्मल। हैव ए ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉन एवरी 6 to 12 मंथ थेरेपी। दोस्तों बता दूं इसका भी कोई रेलिवेंस नहीं है, मेटोप्रोलोल कोई भी डायबिटीज या इंसुलिन पर कोई ब्लड ग्लूकोज लेवल पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। यूज एन एप्रोप्रिएट डिकंजेस्टेंट इफ नीडेड, हमें यह भी करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए एनी ओवर द काउंटर डिकंजेस्टेंट, हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अगर डिकंजेस्टेंट यूज करना है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की देख रेख में करें या उनकी जो सुझाव दे वही हमें डिकंजेस्टेंट यूज में करना है लेना। रिपोर्ट एनी फेंटिंग स्पेल टू द एससीपी। दोस्तों कोई भी अगर फेंटिंग स्पेल हो रहा हो या पेशेंट को फेंटिंग स्पेल देखने को मिला है तो हमें तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज मेकिंग डिस्चार्ज प्लान विथ ओबेस क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन हु स्मोक, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल फॉर दिस क्लाइंट। तो दोस्तों एक पेशेंट है ओबेस पेशेंट है जो कि डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो हाइपरटेंशन है और साथ साथ में स्मोकिंग भी कर रहा है, तो हमें लॉन्ग टर्म गोल हमें क्या रखना चाहिए उस पेशेंट को लेकर। तो ऑप्शन फर्स्ट टेक मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब
स्टॉप स्मोकिंग, मेक ए कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल चेंजेस और लूज वेट। तो दोस्तों हाइपरटेंशन पेशेंट है और ओबेस भी है, साथ साथ में स्मोकिंग कर रहा है, तो हम उसको लॉन्ग टर्म में मेक ए कमिटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल चेंजेस करने को बोलेंगे, ना कि सडन लाइफ स्टाइल चेंजेस हो। सडन लाइफ स्टाइल चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए उनको बोलेंगे कि आपको हाइपरटेंशन भी है, साथ साथ में आपको स्मोकिंग भी कर रहे हो, तो आपको स्मोकिंग धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी। स्टॉप सडनली स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने को करना पड़ेगा और डिजीज़ के साथ आपको कोई भी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद ए न्यूली डायग्नोस्ड कार्डियक डिस्ट्रीमिया विच लेबोरेटरी वैल्यूज आर द प्रायोरिटी फॉर द नर्स टू मॉनिटर सेलेक्ट ऑल द अप्लाई। तो दोस्तों एक पेशेंट है न्यूली डायग्नोस्ड कार्डियक डिस्ट्रीमिया का, हमें कौन कौन सी लेबोरेटरी वैल्यूज पर प्रायोरिटी पर हमें फोकस करना चाहिए या मॉनिटर करना चाहिए लेबोरेटरी वैल्यू। तो ऑप्शन फर्स्ट है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन्स BUN 20 mg/dl, ऑप्शन सेकंड हेमेटोक्रिट 40%, सोडियम ऑफ 120 4 MEq/L, पोटेशियम 3.1 MEq/L और हीमोग्लोबिन इज 14 g/dl और कैल्शियम इज 8.5 mg/L और प्रोथ्रोम्बिन टाइम 12 सेकेंड्स विद INR 1। तो दोस्तों हमें जो लेबोरेटरी वैल्यूज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो प्रायोरिटीज़ पे है, एक तो सोडियम, एक पोटेशियम और एक कैल्शियम। हम इन 3 इलेक्ट्रोलाइट पर हमें सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए और इन पर मॉनिटर करना चाहिए। सोडियम भी कम है, पोटेशियम भी कम है और साथ साथ में कैल्शियम भी कम है। तो ये तीनों अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही हो तो हमें डिसरिथमियास देखने को मिल सकते हैं और इनको जल्दी से जल्दी करेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास में इतना ही। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।